नमस्कार दोस्तों। कल हमने पढ़ा था मनोवृत्ति संरचना। उसमें क्या प्रकार थे, उसके निर्माण पढ़ा था हमने, उसका विकास देख लिया था, उसके प्रकार देख लिए थे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मनोवृत्ति में परिवर्तन। देखो बॉस, ये लिखा है। मनोवृत्ति में परिवर्तन। देखो बॉस, मनोवृत्ति में परिवर्तन बेसिकली होता क्या है। मनोवृत्ति परिवर्तन में हम ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे किसी का मन है, किसी का विचार है, उसमें परिवर्तन हो जाए, किसी का मन ही परिवर्तित हो जाए, तो हम कहेंगे कि मनोवृत्ति उसकी परिवर्तित हो चुकी है और ये मनोवृत्ति परिवर्तन हो चुका है, बोल देंगे। ऐसा क्या होती है बेसिकली मनोवृत्ति, मैंने कल बताया था। अगर मैं एक लाइन में बताऊं तो मैं बताऊंगा कि किसी विषय या वस्तु को देखने का नजरिया है, और यदि किसी विषय वस्तु को देखने के नजरिए में परिवर्तन हो जाए तो हम बोलेंगे कि मनोवृत्ति में परिवर्तन हो चुका है। कोई व्यक्ति हो सकता है जिसकी मनोवृत्ति परिवर्तन हो सकता है। देखो, एक बात यहां पॉइंट करेंगे कि मनोवृत्तियां मूलतः स्थायी होती हैं, आसानी से परिवर्तित नहीं होती हैं, परंतु इनमें परिवर्तन संभव है। परिवर्तन इनमें संभव है। तो देखो, मनोवृत्ति में परिवर्तन मतलब किसी के मन विचार इसमें परिवर्तन हो जाए। एक मनोवैज्ञानिक है एच.सी. केपलन। नाम क्या है मनोवैज्ञानिक का? एच.सी. केपलन। देखो, एच.सी. केपलन ने बताया कि मनोवृत्ति में जो परिवर्तन होता है उसकी कुछ बेसिक प्रोसेस होती है, कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं? मनोवृत्ति में जब कोई परिवर्तन होता है तो ऐसे ही नहीं होता कि वो एकदम से हो गया परिवर्तन, एक प्रक्रिया के तहत होता है। वो क्या प्रक्रिया होती है? उन्होंने बेसिकली 3 नाम बताए। 3 नाम कौन से बताए? देखो, एक तो हो जाएगा अनुपालन, ठीक है। दूसरा हो जाएगा तदात्मीकरण, और ये तीसरा होगा आत्मकरण। ये भी दूसरा था, आत्मकरण। देखो, मैं समझा रहा हूं उस बात को, समझो। देखो, एच.सी. केपलन साहब ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि जो मनोवृत्ति में परिवर्तन हो रहा है उसकी बेसिकली 3 प्रक्रिया हैं। वो 3 प्रक्रिया से होकर उसमें परिवर्तन होगा। उनका नाम है अनुपालन, तदात्मीकरण और आत्मकरण। अनुपालन, तदात्मीकरण और आत्मकरण। देखो, अनुपालन में क्या होता है? अनुपालन में क्या होगा कि कोई व्यक्ति जो है जो जिस व्यक्ति के संपर्क में, उस व्यक्ति के व्यवहार का पालन करेगा। क्या करेगा? उस व्यक्ति के जो व्यवहार है उसका क्या करेगा? उस व्यक्ति के व्यवहार का क्या करेगा? पालन करेगा पालन। मान लो कोई व्यक्ति है और वो उक्त व्यक्ति के संपर्क में है, तो वो उसके साथ रहेगा तो उसके व्यवहार का क्या करेगा? पालन करेगा। देखो, और मान लो वो पालन कर रहा है तो नेक्स्ट फेज क्या होगा? तदात्मीकरण। इसमें क्या करेगा? इसमें वह व्यक्ति उस व्यक्ति के व्यवहार का पालन करने के बाद उसको स्वयं से घनिष्ठ रूप में संबंधित पाएगा। घनिष्ठ रूप में क्या होगा? संबंधित पाएगा। बोलेगा वो और मैं तो एक ही है। मान लो हम किसी फिल्म सेलिब्रिटी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम उसके व्यवहार का पालन करेंगे। वो उठता कैसे है, वो खाता कैसे है, हम उस बात का पालन करेंगे, उसके व्यवहार का पालन करेंगे। तो प्रक्रिया कौन सी हो जाएगी? अनुपालन हो जाएगी। अनुपालन में क्या होगा कि हम किसी व्यक्ति के व्यवहार का पालन करेंगे।
करते हैं, हम लोगों को पता नहीं चलता है। यदि मान लो हम किसी को पसंद करते हैं तो हम उसके व्यवहार का पालन करते हैं, और यदि व्यवहार का पालन करेंगे तो पालन करने के साथ साथ उस व्यक्ति के साथ खुद को जोड़ने लगेंगे, उसके साथ घनिष्ठ रूप में जुड़ जाएंगे, और ये हमें पता भी नहीं चलेगा। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? तादात्म्यकरण। तादात्म्यकरण में क्या होता है कि व्यक्ति उस व्यक्ति से स्वयं को घनिष्ठ रूप में संबंधित पाता है, ठीक है। और यदि वो स्वयं को घनिष्ठ रूप में उस व्यक्ति से संबंधित पाता है तो उसके बाद उससे आंतरिक रूप से स्वीकार करता है, आंतरिक रूप से क्या करता है? स्वीकार करता है। अगर उसने मान लो सबसे पहले उसके व्यवहार का पालन किया और फिर पालन करने के बाद उसे अपने घनिष्ठ रूप में खुद से जोड़ लिया और फिर आंतरिक रूप से उस व्यक्ति से जुड़ चुका है, तो बॉस क्या हो गया? चेंज होगी ना मनोवृत्ति। आंतरिक रूप ही तो है व्यक्ति का मनोवृत्ति चेंज होगी, उसे पता भी नहीं चला कि वो कब किस फिल्म अभिनेता को कॉपी करके उसकी जैसी मनोवृत्ति को अपने अंदर समा लिया उसने, उसे पता भी नहीं चला। तो एस.सी. केपलन साहब बेसिकली यही बोलते हैं कि 3 प्रक्रियाएं होती हैं, अनुपालन, तादात्म्यकरण और आत्मकरण। 3 प्रक्रिया होती हैं जिससे क्या हो सकता है? मनोवृत्ति परिवर्तन हो सकता है। चलिए देखो, अब ये तो प्रक्रियाएं हो गई, ये क्या हो गई? प्रक्रियाएं हो गई। कुछ बेसिक सिद्धांत हैं, बेसिक सिद्धांत या कॉन्सेप्ट है। देखो कुछ बेसिक सिद्धांत हैं, बेसिक क्या है? कुछ बेसिक सिद्धांत हैं, और उन सिद्धांतों के अनुसार हम बता सकते हैं कि मनोवृत्ति इस तरह से परिवर्तित होती है। क्या बोल सकते हैं? कि मनोवृत्ति ऐसे परिवर्तित होती है। तो हम उन सिद्धांतों को अभी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। देखो पहला, देखो सिद्धांतों में देखो पहला हो जाएगा कार्यात्मक सिद्धांत। पहला क्या हो जाएगा? कार्यात्मक सिद्धांत। देखो बहुत बेसिक सी बात है और अच्छे समझना है, रॉकेट साइंस नहीं है। मनोवृत्ति में करना है परिवर्तन, और उस परिवर्तन के लिए अपन कुछ बेसिक सिद्धांत पढ़ रहे हैं कि इन सिद्धांतों के जरिए हम मनोवृत्ति में परिवर्तन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? देखो कार्यात्मक सिद्धांत क्या होता है कि यदि मान लो कोई मनोवृत्ति है, किसी व्यक्ति की कोई मनोवृत्ति है और वह मनोवृत्ति किसी विशेष कार्य या विशेष उद्देश्य को पूरा कर रही है। बात समझना, व्यक्ति की कोई मनोवृत्ति है और वह मनोवृत्ति कोई विशेष कार्य या विशेष उद्देश्य को पूरा कर रही है। और यदि मान लो क्या कर रही है ये मनोवृत्ति? विशेष कार्य प्लस विशेष उद्देश्य को पूरा कर रही है। ऐसे मान लो मेरी कोई मनोवृत्ति है और मेरी ये मनोवृत्ति है वो विशेष कार्य और विशेष उद्देश्य को क्या कर रही है? पूरा कर रही है। और मान लो अगर कार्य में ही चेंज हो जाए, उद्देश्य में ही चेंज हो जाए, तो मनोवृत्ति अपने आप ही चेंज हो जाएगी। नहीं समझ में आया? मैं समझा रहा हूं। देखो मान लो आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपकी अभी मनोवृत्ति जो बनी हुई है वो कलेक्टर वाली बनी हुई है। आपको कलेक्टर बनना है, आप सोचते भी ऐसे हो, उन लोगों को लाइक करते हो जो कलेक्टर बन जाते हैं, टीचर्स को थोड़ा सा देखते हो, तो आपकी मनोवृत्ति बनी हुई है। क्यों? क्योंकि वो आपको विशेष कार्य और उद्देश्य को पूरा करने में हेल्प कर रही है। और मान लो आपका सपना चेंज हो जाए कि हमको नहीं बनना है, हमको तो शादी करनी है, तो फिर आपको वो मनोवृत्ति में भी चेंज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखो विशेष कार्य और विशेष उद्देश्य में अगर चेंज हो गया तो जो मनोवृत्ति बनी थी इसके कारण उसमें भी परिवर्तन हो जाएगा, वो खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। तो इसी को क्या बोलते हैं? कार्यात्मक सिद्धांत। कि किसी कार्य से जो मनोवृत्ति बनी हुई है और कार्य में यदि चेंज हो जाए, कार्य में यदि परिवर्तन हो जाए, तो मनोवृत्ति में भी स्वतः परिवर्तन हो जाता है। ये एक पहला सिद्धांत हो गया, हमने पढ़ लिया, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं। देखो दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा देखो
सामंजस्य सिद्धांत, ये भी सिद्धांत है, पहला पढ़ लिया हमने कार्यात्मक। अब ये सामंजस्य सिद्धांत, ये सिद्धांत क्या होता है बेसिकली? देखो, पहले तो दो मनोवैज्ञानिक हैं, उनने इस सिद्धांत को दिया, मैं नाम लिख रहा हूं, ऑसगुड प्लस टॉनेनबाम, दो मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने इस सिद्धांत को दिया। इन्होंने क्या बताया बेसिकली? देखो, नाम ध्यान रखेंगे इनका, ऑसगुड और टॉनेनबाम ने। इन्होंने क्या बताया कि देखो, जब मनोवृत्ति के संज्ञानात्मक तत्व में असंगति उत्पन्न हो जाए, क्या बोला इन्होंने? देखो क्या बोला कि जो हमारी मनोवृत्ति है और उसमें जो एक तत्व होता है, मूलभूत तत्व होता है संज्ञानात्मक तत्व होता है। संज्ञान तत्व में क्या उत्पन्न हो जाए? असंगति उत्पन्न हो जाए, असंगति हो जाए, असंगति उत्पन्न हो जाए। देखो क्या बोला इन दोनों भाई साहब ने कि जब मनोवृत्ति के संज्ञानात्मक तत्व में असंगति उत्पन्न हो जाए तो उस असंगति को दूर करने के लिए हमारी प्रबलता बढ़ जाती है। ठीक है, दूर करने के लिए क्या बढ़ जाती है? प्रबलता बढ़ जाती है। ठीक है, देखो, दूर करने की क्या बढ़ जाती है? प्रबलता बढ़ जाती है। और इसी प्रबलता के बढ़ने से हमारी मनोवृत्ति चेंज हो जाती है। नहीं समझ में आया हो, मैं अच्छे से बता सकता हूं, मैं समझाता हूं इस बात को। देखो, ऑसगुड और टॉनेनबाम ने ये दिया सामंजस्य सिद्धांत, और इस सामंजस्य सिद्धांत में बोला कि यदि मनोवृत्ति के संज्ञानात्मक पक्ष में असंगति उत्पन्न हो जाए तो व्यक्ति इस असंगति को दूर करने के लिए वो अपनी पूरा मन का जोर लगा देता है, प्रबलता बढ़ा देता है मन की, और इसी प्रबलता बढ़ाने के कारण उसकी मनोवृत्ति चेंज हो जाती है। जैसे मान लो कोई लड़की है और उसको लगे कि क्या वो मुझे पसंद करता है। पहले उसे लगता था कि पसंद करता है, अब उसे लग रहा है कि मुझे पसंद करता है या नहीं करता है, करता है या नहीं करता है। मतलब उसके दिमाग में अब ये संज्ञानात्मक पक्ष आ चुका है, नॉलेज ऐसी आ चुकी है क्या मुझे करता है या नहीं करता है वो पसंद, क्या मुझे पसंद करता है या नहीं करता है। और वो इसी हबड़ाहट में करता है या नहीं करता है, करता है नहीं करता है, लास्ट में कुछ एक अलग ही उद्देश्य निकाल लेती है। क्यों? क्योंकि उसके मन संज्ञानात्मक में असंगति उत्पन्न हो गई, और उस असंगति को दूर करने के लिए उसने क्या की? प्रबलता बढ़ाई। प्रबलता बढ़ाई तो प्रबलता जब बढ़ाएगी तो व्यक्ति कुछ ना कुछ एफर्ट करता है उसको दूर करने के लिए, और दूर करने के साथ उसे कुछ नया पता चलता है, और नया पता चल गया तो उसकी मनोवृत्ति एकदम से परिवर्तित हो जाएगी। तो ये समझ में आया सामंजस्य सिद्धांत किसने दिया? ऑसगुड और टॉनेनबाम ने। क्या बोला कि जब मनोवृत्ति के संज्ञानात्मक पक्ष में असंगति उत्पन्न हो जाए तो इसे दूर करने के लिए व्यक्ति अपनी प्रबलता बढ़ाता है और फलस्वरूप उसकी मनोवृत्ति परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, देखो एक और समझो। एक सबसे महत्वपूर्ण जो अब जो आ रहा है तीसरा वाला, उसको समझ लिया तो बस कहानी खत्म। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। देखो ये क्या है? तीसरा वाला सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। एक मनोवैज्ञानिक हुए, बहुत फेमस मनोवैज्ञानिक है, पावलो ने दिया है इसको, और उसको बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। पावलो साहब ने क्या दिया है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। क्या बोला उन्होंने? बेसिकली उन्होंने बोला है कि जब स्वाभाविक उद्दीपक के साथ अस्वाभाविक उद्दीपक को बार बार प्रयोग में लाते हैं तो अस्वाभाविक उद्दीपक स्वाभाविक उद्दीपक की तरह कार्य करने लगता है। चला गया ऊपर से, नहीं समझ में आया? मनोवृत्ति बहुत सिंपल, अपन को समझना है बस। देखो क्या बोला पावलो साहब ने कि जब मनोवृत्ति में जो स्वाभाविक उद्दीपक हैं
के साथ अस्वाभाविक उद्दीपक को बार बार प्रयोग में लाते हैं तो अस्वाभाविक उद्दीपक स्वाभाविक उद्दीपक की तरह व्यवहार करता है। अब बेसिक सवाल तो यही आ गया कि उद्दीपक क्या होते हैं, ये स्वाभाविक अस्वाभाविक क्या है। देखो ये इधर लिख देता हूं मैं। देखो आपको लगा कांटा, क्या लग गया, कांटा लगा। अगर आपको कांटा लग गया तो आपको दर्द हो रहा है, ये स्वाभाविक सी बात है। कांटा आपको लगा तो आपके अंदर जो उद्दीपक आया वो स्वाभाविक आया, समझ रहे हो, उद्दीपक इंपल्स। तो कांटा लगा तो आपको जो उद्दीपक आया वो स्वाभाविक आया। और मान लो आपको कांटा लगा ही नहीं है फिर भी आपको दर्द हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये अस्वाभाविक उद्दीपक हो जाएगा। ठीक, देखो अब पाब्लो साहब ने एक एग्जाम्पल के थ्रू ये बात समझाई थी, वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने क्या किया बेसिकली, देखो यहां थोड़ा सा जगह कम है, इधर उठाते उनको। देखो पाब्लो साहब ने एक प्रयोग किया था, कुत्ता घंटी प्रयोग। ये बहुत फेमस प्रयोग है, पता ही होगा। इसमें क्या हुआ था, इसमें ये हुआ था कि देखो उन्होंने एक कुत्ते को 5 दिन तक भूखा रखा, ठीक है, फिर बेल बजाई और उसको खाना खिलाया। फिर उसके बाद रोज वो ऐसे ही करते, पहले वो बेल बजाते उसके बाद उसे खाना देते। और एक दिन उन्होंने सिर्फ बेल बजाई और उसको खाना नहीं दिया, फिर भी उसके मुंह से क्या आ रही थी, लार। अब देखो लार खाने को देखकर आएगी तो ये बात हो जाएगी स्वाभाविक उद्दीपक हो जाएगी, लेकिन लार घंटी को देखकर आ रही है, जो घंटी बज रही है उसको देख के आ रही है, तो ये हो जाएगा अस्वाभाविक उद्दीपक। तो पाब्लो साहब बेसिकली ये कह रहे थे कि जब हम स्वाभाविक उद्दीपक के साथ अस्वाभाविक उद्दीपक को बार बार प्रयोग में लाते हैं तो अस्वाभाविक उद्दीपक भी स्वाभाविक उद्दीपक की तरह कार्य करता है और हमारी मनोवृत्ति चेंज हो जाती है। समझ में आ रहा है, आ रहा समझ में? जैसे मान लो कोई पीपी किट पहने, कोई पीपीटी किट पहने हुआ घूम रहा है तो हम लोग समझ लेंगे कि अरे तेरी कोरोना वाला मरीज है क्या, जबकि क्या पता वो गैस बुझाने आया हो, कहीं पर कुछ केमिकल्स वाली चीज़ों में काम करता हो। लेकिन पीपीटी किट से हमने क्या अंदाजा लगा लिया कि अरे कोरोना का पेशेंट है। ये होता है अस्वाभाविक उद्दीपक, अंदाजे से लगाना, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक और सिद्धांत है, इसको समझना है बेसिक, इसको सॉल्व करेंगे। इसको बोलते हैं POX सिद्धांत। POX सिद्धांत, देखो ये सिद्धांत क्या है, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है ये, ठीक है। देखो समझना है बात को। इसमें देखो जैसे मान लो P कोई व्यक्ति है, P कौन है, कोई व्यक्ति है, ठीक है। ऐसे ही O एक व्यक्ति है, ठीक है। O कौन है, एक दूसरा व्यक्ति है। समझना ध्यान से इसको क्या बोलते हैं, POX सिद्धांत। ये 4th नंबर का है, ध्यान रखना। देखो POX सिद्धांत में क्या पढ़ रहे हैं, देखो P एक व्यक्ति है और O एक दूसरा व्यक्ति है, ठीक, समझना ध्यान से बिल्कुल। और X हो जाएगा विषय, X क्या हो जाएगा, विषय। अब देखना मनोवृत्ति कैसे चेंज होगी, ध्यान समझना, देखो समझना है। देखो P एक व्यक्ति है और दूसरा व्यक्ति कौन है, O। अब देखो X एक विषय है, मान लो विषय दहेज है, विषय क्या है, दहेज है। अब इन दोनों के बच्चों की शादी हो रही है, ये बोल रहे हैं भाई साहब कि दहेज लेना एक अच्छी बात है, ठीक है, ये दहेज लेने के समर्थन में है। और ये बोल रहे हैं कि दहेज लेना बहुत ही बुरी बात है, बहुत ही बुरी बात है। अब देखो अब शादी तो होनी है, शादी होनी है तो अब इन दोनों व्यक्ति की मनोवृत्ति में टकरावट होगी। किस विषय को लेकर, इस विषय को लेकर दोनों व्यक्ति की मनोवृत्ति में क्या होगी, टकराहट होगी इस विषय को लेकर।
और फिर जो जीत जाएगा, मान लो ऐसे ये जीत गया, उसकी मनोवृत्ति आगे चलेगी। जो जीत जाएगा वो मनोवृत्ति फिर दोनों की हो जाएगी। मान लो ये अंकल जीत गए, अंकल ने समझाया कि नहीं देखो दहेज लेना बुरी बात होती है, तो अंकल की मनोवृत्ति तो है ही है कि दहेज लेना बुरी बात होती है। इन व्यक्ति की मनोवृत्ति भी चेंज हो जाएगी इस विषय से। समझ में आ गया? तो POX सिद्धांत बेसिकली क्या बोलता है कि देखो, जब कोई व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की मनोवृत्ति का टकराव होता है किसी विषय को लेकर, तो स्वाभाविक रूप से एक व्यक्ति की मनोवृत्ति में परिवर्तन आता है। जो समझ में आ गया? चलो देखो, एक और देख लो, सिद्धांत तो नहीं कहेंगे, ये सिद्धांत जैसा ही है वो। पुरस्कार व दंड व्यवस्था, ये भी मनोवृत्ति में क्या करता है? परिवर्तन करता है। पुरस्कार व दंड व्यवस्था, ठीक है। देखो, अब यदि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, तो यदि उसको पुरस्कृत किया जाए तो उसको देखकर आसपास के जितने भी लोग होंगे उनकी मनोवृत्ति में सकारात्मक परिवर्तन होगा। और यदि कोई व्यक्ति बुरा कार्य कर रहा है और उसे दंडित किया जाए, तो उसके आसपास जितने लोग होंगे ना, उनकी जो सोच है उसमें नकारात्मक परिवर्तन होगा। जैसे मान लो कोई बच्चा स्कूल में और हमेशा क्या लाता है? फर्स्ट रैंक लाता है, ठीक है, फर्स्ट रैंक लाता है। यदि वो फर्स्ट रैंक लाए और उसे फर्स्ट रैंक के लिए हमेशा पुरस्कृत किया जाए, फर्स्ट रैंक के लिए हमेशा उसे पुरस्कृत किया जाएगा, तो उसकी जो क्लासमेट है उनमें फर्स्ट रैंक के प्रति एक सकारात्मक मनोवृत्ति का भाव पैदा होगा। और यदि कोई बच्चा मान लो पढ़ता ही नहीं है, ढीठ है एकदम, और उसे क्लास में ही दम से धोया गया, पीटा गया, तो जो पिटाई है, जो डांट है, और उस बच्चे के प्रति सभी बच्चों में नकारात्मक मनोवृत्ति का भाव पैदा होगा। आ रहा समझ में? ठीक, चलो समझ में आ गया। देखो बॉस, ये समझ लेना अपन को अच्छे से। देखो, मनोवृत्ति में परिवर्तन तो हो गया इन सिद्धांतों द्वारा, लेकिन क्या कारक हैं, फैक्टर क्या क्या है, फैक्टर समझेंगे अपन। देखो, अभी मैं एक डाउट क्लियर करूंगा थोड़ा सा। परिवर्तन के कारक, देखो बात ध्यान समझना। अभी हमने पहले से क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा मनोवृत्ति में परिवर्तन और उसकी प्रक्रिया पढ़ी थी कि मनोवृत्ति में परिवर्तन होगा। यदि मनोवृत्ति में परिवर्तन होगा तो इस प्रक्रिया के तहत होगा। फिर हमने पढ़ा था कुछ बेसिक सिद्धांत कि इन सिद्धांतों के द्वारा ये परिवर्तन हो सकता है। सिद्धांत 5 नंबर पूछे जाएंगे, लिख देना, ठीक है। सिद्धांतों द्वारा हो सकता है, या तो इसमें ये सिद्धांत काम करेगा, या ये सिद्धांत काम करेगा, या ये सिद्धांत काम करेगा। और अब हम पढ़ रहे हैं मनोवृत्ति परिवर्तन के कारक, ठीक है, कारक पढ़ रहे हैं। उस कारक में सबसे पहले हम देखेंगे, ये लिख भी सकते हो आप, ये संदर्भ समूह में परिवर्तन, संदर्भ समूह में परिवर्तन। देखो, अब ध्यान समझना, ये पहला कारक है। मनोवृत्ति में परिवर्तन करने का सबसे पहला कारक क्या है? संदर्भ समूह में परिवर्तन। देखो क्या होता है, ये क्या बोल रहा है सिद्धांत? ये सिद्धांत बेसिकली ये बोल रहा है कि जब समूह में परिवर्तन हो जाए, व्यक्ति जिस समूह के साथ रह रहा है उस समूह में ही परिवर्तन हो जाए, तो व्यक्ति की मनोवृत्ति में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे मान लो घर एक समूह है, ठीक, घर एक समूह, ठीक है। अभी तो बच्चा घर में है, तो घर में जो मनोवृत्ति बनी हुई है उस तरह की उसकी मनोवृत्ति है। और यदि व्यक्ति घर से कहां जाता है? कॉलेज,
यदि व्यक्ति घर से कॉलेज चला गया, देखो समूह चेंज हो गया, समूह क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। अब यदि संदर्भ समूह में परिवर्तन हो गया, अब कॉलेज चला गया, तो कॉलेज की जो मनोवृत्ति होगी, कॉलेज की जो मनोवृत्ति होगी, वो मनोवृत्ति बच्चा क्या कर लेगा, अडॉप्ट कर लेगा। घर में रहते हैं, घर में लगता है कि फैमिली फैमिली फैमिली, और कॉलेज में लगता है कि फैमिली बनाना है, अब लगता है। तो यदि समूह में परिवर्तन हो गया तो व्यक्ति की मनोवृत्ति में भी स्वतः परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, ये समझ लिया। देखो दूसरा क्या है, दूसरा भी इससे थोड़ा मिलता मिलता सा है, वो भी पढ़ लेंगे। ठीक, देखो दूसरा समझो। दूसरा है समूह संबंध व्यवस्था। ठीक है, समूह संबंध व्यवस्था। देखो जो जिस समूह में है, उस समूह की मनोवृत्ति उस पर कितना प्रभाव डालेगी, ये इस बात से तय होगा कि व्यक्ति की समूह में स्थिति क्या है। नहीं समझ में आया, समझा रहा हूं। समूह संबंध व्यवस्था, उसका समूह से क्या संबंध है। व्यक्ति की मनोवृत्ति उतनी ही परिवर्तित होगी जितनी उसकी समूह में एक फिक्स पोजीशन होगी। जैसे मान लो कोई ग्रुप लीडर है, कोई ग्रुप लीडर ही है, तो उस समूह की जो मनोवृत्ति होगी उसमें सबसे ज़्यादा उसकी मतलब 90% कह सकते हैं मनोवृत्ति परिवर्तित होगी। और यदि कोई साइड हीरो बिल्कुल, जिसे हाँ है भी समूह का नहीं है, कॉलेज का दोस्त भी है और दोस्त भी नहीं है, तो उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ थोड़ा बहुत उसकी मनोवृत्ति परिवर्तित होगी, लेकिन काफ़ी हद तक नहीं होगी। लेकिन जिसकी समूह में ज़्यादा सक्रियता है, उसकी मनोवृत्ति परिवर्तित होने के ज़्यादा अवसर है। ठीक है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, समूह संबंध व्यवस्था। ये भी एक कारक है, समूह संबंध व्यवस्था। ठीक है, तीसरा देख लेंगे अपन। तीसरा क्या हो जाएगा, बाध्यकारी संपर्क। ये भी एक कारक है, बाध्यकारी संपर्क। ये क्या होता है बाध्यकारी संपर्क, मतलब क्या होता है बाध्यकारी संपर्क। किसी को किसी के साथ रहना ही नहीं है, फिर भी उसको जबरदस्ती रख दो, बाध्यकारी संपर्क। किसी को किसी संपर्क में रहना ही नहीं है। मान लो दो बालक हैं, एक काला है एक गोरा है, और दोनों को आपस में खूब चिढ़ा है। उसे लगता है गोरे लोग बेकार होते हैं, उसे लगता है काले लोग बेकार होते हैं, और दोनों को साथ में रहने दिया जाए, दोनों को 6 महीने तक साथ में रखा जाए, तो इन दोनों की मनोवृत्ति में परिवर्तन आएगा। ये दोनों एक दूसरे के लिए सकारात्मक मनोवृत्ति रखेंगे। तो बाध्यकारी संपर्क बेसिकली क्या है, क्या होता है, देखो सिंपल समझो। देखो जब हम बहुत दूर होते हैं ना किसी से, तो हमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, बहुत कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, हम लोग कुछ धारणा बना लेते हैं कि नहीं वो तो ऐसा है ऐसा है, क्योंकि हम उसके कभी प्रत्यक्ष संपर्क में रहे ही नहीं है। और जब हम उसके साथ प्रत्यक्ष रूप से रहें, तब हमारे विचार और उसके विचारों को क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन होता है, और तब हम दोनों में ही क्या होती है, सकारात्मक मनोवृत्ति जन्म लेती है। ठीक है, कंफ्यूजन सारी मिट जाती है। तो बाध्यकारी संपर्क बेसिकली क्या है कि देखो, यदि दो भिन्न मनोवृत्ति वाले लोग हैं जिनमें एक दूसरे के लिए नकारात्मक मनोवृत्ति है, और उन्हें बाध्य करके संपर्क में रखा जाए, बाध्य करके संपर्क में रखा जाए, तो इनकी मनोवृत्ति में स्वतः परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, देखो अब एक और देखो, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं इसको। देखो एक और हो जाएगा 4 नंबर का, ये हो जाएगा अपेक्षित भूमिका प्रवाह। देखो ये क्या होता है, मान लो आपको किसी कार्य को करने में बहुत ही आलस लगता है, बहुत ही बोरिंग लगता है, और यदि आपको जबरदस्ती वही कर कराया है रोज, जैसे मान लो आपको पढ़ना बहुत बुरा लगता है, पढ़ना ज़्यादातर किसी को अच्छा नहीं लगता,
पढ़ना उतना लगता है, आपसे रोज पढ़ाया जाए नहीं आपको रोज 12 घंटे पढ़ना ही है, पढ़ना ही है, पढ़ना ही है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको पढ़ने से थोड़ा लगाव हो जाएगा, आपको पढ़ने में मजा आएगा। और फिर आप जब नहीं पढ़ोगे तो आपको लगेगा नहीं नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे तो पढ़ना है। ठीक है, तो अपेक्षित मूल्य प्रवाह क्या होता है? यदि किसी व्यक्ति को कोई कार्य नहीं करना है और उससे वही कार्य करवाया जाए तो उसकी मनोवृत्ति में भी परिवर्तन हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पांचवा जो कारण हो सकता है वो होता है सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक, ठीक है। सांस्कृतिक कारक क्या है? जब दो भिन्न संस्कृति वाले लोग आपस में मिलते हैं तो उनसे हमारे आचार विचार नियम कायदे कानून सभी ट्रांसफर होते हैं एक दूसरे में, सभी क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं, और हमें उस संस्कृति के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है, और ज़्यादा जानकारी मिलने से हमारा संज्ञानात्मक पक्ष मजबूत होता है, जिससे हमारी मनोवृत्ति भी सकारात्मक बन जाती है उस संस्कृति के प्रति। जैसे मान लो भारत के लोग हैं और एक यूरोप के लोग हैं, और यदि भारतीय और यूरोपीय आपस में मिलने जुलने लगे तो वे यूरोपीय जो लोग हैं वो भारत के कुछ तत्वों को संभालेंगे और हम लोग कुछ उनकी बातों को अपने संभालेंगे। जैसे देखो, जैसे अभी जो हमारे करंट में जो फैशन चल रहा है, जो कपड़ों पहनने का जो तरीका है वो पूरा यूरोपीय पद्धति पर है। ठीक है, हम लोग बोलते हैं कि ये आधुनिक ज़्यादा हो रहा है, पश्चिमवाद ज़्यादा फैल रहा है। क्यों? क्योंकि हम उस संस्कृति के प्रभाव में आ रहे हैं, और ऐसा नहीं कि हम ही आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं। वो भी आपको अंग्रेज जो है साड़ी पहन के आपको मथुरा में नचते हुए मिल जाएंगे, हरे राम बोलते मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि संस्कृतियों के मिलने से, दो भिन्न संस्कृति के लोगों के मिलने से आचार विचार नियम कायदे कानून रहन सहन खान पीन सब का प्रभाव एक दूसरे में हो रहा है। तो बताओ, इससे हो सकता है? सांस्कृतिक कारक हो सकता है मनोवृत्ति परिवर्तन करने में, एक बहुत बड़ा कारक है, ये बहुत बड़ा कारक है। ठीक है, देखो नेक्स्ट एक और देखो, छठवा देखो, छठवा है व्यक्तित्व में परिवर्तन। व्यक्तित्व में परिवर्तन, ठीक है। छठवा क्या है? व्यक्तित्व में परिवर्तन। देखो, इसको अच्छे समझना है क्या, कि मान लो किसी की पर्सनैलिटी ऐसी है, जैसे कोई लड़की है जिसको अभी माँ अपने घर से बाहर नहीं जाने दिया पढ़ने के लिए, वो वहीं पढ़ रही है, वो उसी गांव के एरिया में ही पढ़ रही है, तो उसकी मनोवृत्ति बाहर के लिए कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। और यदि वो एक बार बाहर चलेगी, बाहर जाने से क्या होगा? बाहर जाने से सबसे बड़ा कारण ये होगा, बाहर जाने से उसके व्यक्तित्व में क्या आएगा? परिवर्तन आएगा। और यदि उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन आया तो उसकी मनोवृत्ति में भी परिवर्तन आएगा। देखो, बच्ची अगर गांव पढ़ रही है कोई दिक्कत नहीं है, व्यक्तित्व तो बहुत एक नॉर्मल गांव की जो लड़की होती है उस जैसा है। और यदि व्यक्ति बाहर किसी महानगर में इसे मान लो इंदौर चली गई पढ़ने के लिए, और इंदौर में वो जाके उसकी पर्सनैलिटी एकदम से चेंज हो गई, बहुत से कारण होते हैं पर्सनैलिटी चेंज होने के। और यदि उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई तो उसकी मनोवृत्ति में भी परिवर्तन आ जाएगा, उसकी चीज़ों को देखने का नज़रिया भी परिवर्तित हो जाएगा। तो बताओ, ये कारण हो सकता है व्यक्तित्व में परिवर्तन, मनोवृत्ति परिवर्तन का ये भी एक कारण है। ठीक है, एक और देखते हैं, चलो एक और देखो, सातवां हो जाएगा अपना अतिरिक्त सूचना प्रवाह। क्या हो जाएगा? अतिरिक्त सूचना प्रवाह। देखो, आज जो हम जी रहे हैं वो सूचना और संचार का युग है। ठीक है, हमें बहुत सारी सूचनाएं
यहाँ से मिल रही है, वहाँ से मिल रही है, यहाँ से मिल रही है। हम यदि मान लो अपने घर से लाइब्रेरी, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग तक भी जा रहे हैं ना, तो उसके बीच में भी हमें इतनी सूचनाएं मिल जाती हैं, बहुत सारी सूचनाएं। और जब बहुत सारी सूचनाएं मिल जाती हैं तो इससे क्या होता है, हमारा संज्ञानात्मक पक्ष मजबूत होता है। और यदि हमारा संज्ञानात्मक पक्ष मजबूत हो गया तो बताओ उस तरह के हमें भाव आएंगे और उस तरह के हम क्या करेंगे, व्यवहार करेंगे और हमारी मनोवृत्ति में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो रानी लक्ष्मीबाई है, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई एक हमारे क्रांतिकारी रही, लेकिन यदि हम रानी लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा जान लेंगे, बहुत ज़्यादा हर चीज़ में जान लेंगे, तो उनके लिए भी हमारी मनोवृत्ति थोड़ी सी परिवर्तित हो जाएगी। किसी वस्तु को बहुत ज़्यादा जान लेना से उसमें मनोवृत्ति हमारी परिवर्तित हो जाती है स्वाभाविक। यदि हमने उसको बहुत कम जाना है तो कम होगी परिवर्तित, बहुत ज़्यादा जानी तो बहुत ज़्यादा मनोवृत्ति हमारी परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, एक समझ लेना। और एक जो लास्ट है, ये तो एक टॉपिक है, चैप्टर है प्रबोधक संप्रेषण। प्रबोधक संप्रेषण ये पूरा टॉपिक है, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। प्रबोधक संप्रेषण क्या होता है बेसिक समझ लो अभी तो, कि किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की मनोवृत्ति को परिवर्तित किया जाता है। क्या हो जाएगा, प्रबोधक संप्रेषण क्या होता है, ये लास्ट कारक है अपना, कि किसी व्यक्ति द्वारा, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, उस द्वारा अन्य व्यक्ति की मनोवृत्ति को परिवर्तित किया जाता है। कैसे करेगा वो आगे समझेंगे उसको। ठीक है, ये भी एक कारक हो सकता है। चलो ये समझ में आ गया। अब देखो बॉस, अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है, समझना बात को अच्छे से समझना बिल्कुल। अपन ने क्या पढ़ लिया, अपन ने पढ़ लिया मनोवृत्ति में परिवर्तन पढ़ लिया, और मनोवृत्ति में परिवर्तन की 3 प्रक्रियाएं पढ़ ली, अनुपालन, तदात्मीकरण और आत्मकरण। और मनोवृत्ति में जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है परिवर्तन करने में, उसके कुछ बेसिक सिद्धांत पढ़ लिए। सिद्धांत या तो इस सिद्धांत द्वारा होगी, या इस सिद्धांत द्वारा होगी, या इस सिद्धांत द्वारा होगी। ठीक है, सारे सिद्धांत पढ़ लिए अपन ने। सिद्धांत के बाद अपन ने कारक पढ़ लिए कि क्या कारक रहेंगे यदि किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति में परिवर्तन आ रहा है, तो उसमें क्या क्या कारक या कारण हो सकते हैं, वो अपन ने पूरे पढ़ लिए। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं मनोवृत्ति परिवर्तन में असफलता। मान लो सारे कारक यूज करने के बाद भी मनोवृत्ति किसी की परिवर्तित ना हो, तो वो कब नहीं होती है, क्यों उसमें असफलता आ जाती है, उसे हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखो मनोवृत्ति परिवर्तन में असफलता। ठीक, सही लिखा है, हाँ असफलता। देखो मनोवृत्ति परिवर्तन में क्या हो जाएगी, असफलता। असफलता कब होगी, देखो इसकी बेसिक से कारण है, बेसिक से कारण है। पहला क्या है, मनोवृत्ति टीका। क्या हो जाएगा, मनोवृत्ति टीका, टीका हो जाएगा। अच्छा ये समझ में आ रहा है क्या होता है टीका, क्या होता है टीकाकरण, क्या होता है, इस थोड़ा अच्छे समझना है डीप। देखो थोड़ा मैं समझा रहा हूँ, अभी अच्छे समझना है इसको। बस ये समझ लिया तो चैप्टर एंड होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम पढ़ने आ रहे हैं मनोवृत्ति परिवर्तन में असफलता। तो कब होगी, जब हम किसी को मनोवृत्ति का टीका लगा देंगे, मनोवृत्ति का टीका लगा देंगे। टीका क्या होता है, देखो पहले समझो टीका क्या होता है साइंस की भाषा में। टीका क्या होता है कि देखो एक तो हमारा शरीर होता है, ठीक, यदि मान लो शरीर में हमें प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है, ठीक है, हमें शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है, शरीर को किसी उक्त बीमारी से मजबूत करना है कि जब हमें बीमारी हो तो शरीर स्वतः ही उसे ठीक कर ले। तो हम क्या करते हैं, टीके में क्या करते हैं कि जो उस बीमारी के जो क्या होते हैं, जीवाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं,
उनको मृत करके, वो क्या कर लेते हैं, उनको मृत करके हमारे बॉडी के अंदर कर लेते हैं इंजेक्ट। ठीक, इंजेक्ट कर लिए। अब चूंकि वो मृत है और हमारी बॉडी के अंदर गए तो बॉडी में क्या बनने लगती हैं, बॉडी में एंटीबॉडी बनने लगती हैं। और एंटीबॉडी बनने से क्या होता है, उन्हें लगता है कि अरे कोई दुश्मन आ गया, तो एंटीबॉडी क्या होंगी, उसको मारने जाएंगी। और पता चलेगा ये तो मृत है, तो अब एंटीबॉडी मर तो नहीं सकती, तो एंटीबॉडी शरीर के अंदर रहती हैं, जिससे शरीर की रक्षा होती है। जब कोई रियल में, जब कोई वास्तविक एंटीजन प्रवेश करेगा बॉडी के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से एक होता है मनोवृत्ति टीका। ठीक है, समझना। देखो मनोवृत्ति टीका क्या होता है। मनोवृत्ति टीका बेसिकली क्या होता है कि यदि मान लो किसी व्यक्ति को पता चल जाए पहले से ही कि ये सामने वाला जो व्यक्ति है मेरी इस मनोवृत्ति को परिवर्तित करना चाहता है, उसे पता चल जाए, देखो उसे टीका लग जाए इस बात का कि नहीं नहीं ये तो मेरी मनोवृत्ति को परिवर्तित करना चाहता है, तो वो उसके लिए खुद को सिक्योर कर लेगा। वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देगा, चाहे वो कितना भी कुछ बोल ले, वो बोल ले कि नहीं बेटा देखो पढ़ना चाहिए। अब उसे पता चल जाएगा कि अच्छा पापा चाह रहे हैं कि मैं अच्छा पढ़ूँ। उसे पता चल गया कि आज वो मुझे लेक्चर देंगे जिसमें वो बताएंगे कि पढ़ाई क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, ये सब वही बताने वाले हैं। तो बच्चा एकदम ढीठ बन के बैठ जाता है सामने, हाँ बोलते रहो मुझे तो फर्क पड़ना ही नहीं है, मैं पढ़ूंगा ही नहीं। होते ना कुछ जिद्दी टाइप के होते हैं, तो उन्हें क्या पहले से पता चल गया कि आज पापा पढ़ाई पर लेक्चर देंगे, टीका लग गया, तो अब उनकी मनोवृत्ति परिवर्तित नहीं होगी। ठीक है, एक तो ये कारण हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, चलो दूसरा क्या हो सकता है, बेसिकली दूसरा हो सकता है पूर्व चेतावनी। देखो दूसरा हो सकता है पूर्व चेतावनी, ये भी सेम होता है ज़्यादातर। दूसरा क्या होता है पूर्व चेतावनी। यदि देखो हम हमारी जो बात है, जैसे मान लो हम किसी मनोवृत्ति को चेंज करना चाहते हैं, जैसे हम या किसी को बताएं कि देखो छेड़छाड़ करना एक बुरी बात है। ठीक है, छेड़छाड़ करना एक बुरी बात है। और यदि हम इसको बहुत ही ऐसे बताएंगे ना कि छेड़छाड़ करना बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है, मतलब एक उसको पहले से ही समझ में आ जाएगा, तो वो अपनी बात ही नहीं सुनेगा। ये कुछ इस तरह से होता है, जैसे मनोवृत्ति का टीका होता है, उसमें से ये क्या होता है पूर्व चेतावनी। जैसे उसको पहले से कोई चेतावनी मिल जाए कि ये व्यक्ति मुझे भड़का रहा है, भड़काने की कोशिश कर रहा है, ये मुझे कंट्रोल करना चाह रहा है, तो व्यक्ति की मनोवृत्ति में परिवर्तन नहीं होगा बेसिकली। ठीक है, देखो आप समझो। एक और तीसरा एक हो जाएगा प्रतिघात। प्रतिघात, तो प्रतिघात बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतिघात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो देखो अब इसी एक एग्जांपल पहले दूंगा मैं, फिर बताऊं क्या होता है प्रतिघात। जैसे मान लो आपकी कोई दोस्त है, वो बेसिकली शाकाहारी है और वो चिकन नहीं खाती है। ठीक है, और यदि आप उसको बहुत दबाव डालें उसके ऊपर, नहीं तुम्हें चिकन खाना चाहिए, चिकन में प्रोटीन होता है, ये होता है, बीमारियाँ ठीक होती हैं, तुम्हें खाना चाहिए खाना चाहिए, ठीक है वो अच्छी बात है आपके लिए, बट उसे लगेगा कि मेरी तो स्वतंत्रता खतरे में है, मुझे ये व्यक्ति कंट्रोल कर रहा है, तो वो क्या करेगी, प्रतिघात करेगी कि नहीं मैं शाकाहारी हूं और शाकाहारी ही रहूंगी, तुम चाहे कुछ भी कहो। तो कई बार प्रतिघात भी हो जाता है। प्रतिघात क्या होता है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के ऊपर मनोवृत्ति परिवर्तन का दबाव डालता है, तो व्यक्ति स्वयं की स्वतंत्रता खतरे में महसूस करते हुए प्रतिघात करता है, जिससे मनोवृत्ति परिवर्तन में असफलता आती है। आती है जिस समय में आ गया था। मनोवृत्ति टीका क्या होता है, पूर्व चेतावनी। ये तो उसको टीका लग जाए बहुत पहले से ही, एक उसको मिल जाए चेतावनी कि आज मुझे कुछ सुनने मिलेगा आज, तो व्यक्ति शांत हो जाता है। एक होता है प्रतिघात। ठीक है, प्रतिघात क्या होता है कि यदि व्यक्ति को लगे कि ये व्यक्ति मेरे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो व्यक्ति क्या करता है, प्रतिघात करता है, हमला कर देता है उसके ऊपर कि नहीं मुझे नहीं, मैं तो जैसा हूं वैसा ही रहूंगा या रहूंगी। ठीक है, एक और समझो, एक और समझो। मनोवृत्ति ध्रुवीकरण।
एक और समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मनोवृत्ति ध्रुवीकरण। देखो, जब अभी वो हम कसम खा के बैठे हो ना कि हमें अपनी मनोवृत्ति चेंज नहीं करनी है, हमें अपनी मनोवृत्ति चेंज नहीं करनी है, तो चाहे जितनी भी सूचना आ जाए उस क्षेत्र के लिए, और वो सभी सूचनाओं को एक ही ढंग से परिभाषित करेगा कि नहीं नहीं ये तो ये हो सकता था। जैसे मान लो, देख ना, राम मंदिर अभी हमारा बना अयोध्या में। राम मंदिर पे जब मुस्लिम पक्ष और जो हिंदू पक्ष थे, जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अपनी रिपोर्ट दी कि हाँ पहले पहले ऐसा था, तो दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बातें सिद्ध कर ली। नहीं देखो ऐसा था ऐसा था, मतलब कोई भी पक्ष उस पक्ष की बात को नहीं मान रहा था। दोनों सभी तथ्यों जितने तथ्य मिले वहां अपनी ओर खींच रहा था। सेम मुस्लिम पक्ष भी खींच रहा था और सेम हिंदू पक्ष भी खींच रहा था। मतलब चाहे उस जानकारी का वास्तविक स्वरूप कुछ और ही हो, लेकिन उन्होंने सभी सूचनाओं को क्या किया, अपनी ओर खींचने की कोशिश की। उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने मनोवृत्ति का ध्रुवीकरण हो गया। मतलब मनोवृत्ति में एक ध्रुव बन गया उनका अलग, कि मनोवृत्ति से विपरीत समझेंगे हम इसको। समझ में आ रहा है? देखो एक चीज और समझो, ये इंपॉर्टेंट है, समझ लेना इसको। ये लास्ट स्टेप ना, ये चयनात्मक उपेक्षा। देखो ये क्या होता है, ये लास्ट है आज का, तो समझेंगे अच्छे से। चयनात्मक उपेक्षा, देखो ये क्या होती है। ये बेसिकली होती क्या है कि यदि मान लो किसी व्यक्ति की कोई मनोवृत्ति है और वो स्वयं को उसी मनोवृत्ति से परिभाषित करता है कि मैं ऐसा हूं, तो आप उसकी ये मनोवृत्ति को चेंज नहीं कर सकते। जैसे मान लो, सेम लो, जैसे वो बोल दे कि भाई मैं शाकाहारी हूं, ठीक है, शाकाहारी हूं, और शाकाहारी हूं इस बात को ही बताता है कि देखो मैं शाकाहारी हूं, अपने आप का परिचय भी इस तरह से देता है कि मैं शाकाहारी हूं। तो ये जो मनोवृत्ति है वो उसके अस्तित्व को बनाए रखे, उसके अस्तित्व को बनाए रखती है। और यदि वो उसके अस्तित्व को बनाए रखी है तो ये मनोवृत्ति उसकी चेंज नहीं हो सकती। ये मनोवृत्ति चेंज नहीं हो सकती चाहे कितना भी अपन कोशिश कर लें, क्योंकि उसकी पहचान खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आज का इतना ही। इसकी एक वीडियो और रहेगी छोटी सी, उसमें ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रबोधक संप्रेषण। देखो ऑनलाइन में अभी हमें क्या है, थोड़ा सा बच्चों से देखो हम पढ़ाते थे तो लगता था कि हाँ क्लास चल रही है, अभी सिर्फ कैमरा देखना पड़ रहा है तो थोड़ा दिक्कत आ रही है। आप थोड़ा एडजस्ट कीजिए, सब ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना बहुत है।